हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ डेंटल केरीज। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम डिस्कस करते हैं एनेमल केरीज को। वी नो दैट एनेमल इज कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड हाइड्रोक्सीएपिटाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, बट दे आर ऑर्गेनाइज इनटू लॉन्ग कोलुमिनर रोड्स दैट इज नोन एज एनेमल रोड्स। ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न ये दिखाया गया है ये माइक्रोस्कोपिकली रोड्स होती हैं। ठीक है, जो कि कुछ हमारे सरफेस से परपेंडिकुलर होती है और कुछ पैरेलल होती है। लेकिन जब केरीज प्रोग्रेस होती है तो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली 4 जोन्स आर सीन। 4 जोन हमें नजर आते हैं। फर्स्ट है ट्रांसलूसेंट जोन, डार्क जोन, बॉडी ऑफ लीजन एंड सरफेस जोन। सो हम चारों इस जोन को डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो हिस्टोपैथोलॉजी में एनेमल केरीज में सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलूसेंट जोन। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल हिस्टोलॉजिकल चेंज बट रेडियोग्राफिकली एंड क्लिनिकली इज अनरिकॉग्नाइजेबल। हिस्टोलॉजिकली तो इसमें चेंज आता है, लेकिन रेडियोग्राफिकली और अगर हम क्लिनिकली नेक्ड आई की बात करें तो वहाँ से हमें ये नज़र नहीं आता। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोर्स सब माइक्रोस्कोपिक एट एनेमल रोड्स। जो हमारे एनेमल में एनेमल रोड्स होती हैं तो वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे ये ट्रांसल्यूसेंट जोन बनना स्टार्ट होता है। मोर पोरस होता है देन नॉर्मल एनेमल। कितना होता है, पोर वॉल्यूम जो होता है वो 1% होता है। ठीक है, जबकि जो साउंड एनेमल होता है वो हमारा 0.1% ही होता है। ठीक है, केमिकल एनालिसिस जब हम देखी तो उसमें हमें पता चला कि देर इज़ फॉल इन मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। तो इन आयन्स में क्या होती है, केमिकल एनालिसिस जब इनकी की गई तो इनमें फॉल हो रहा था। ये सारे जो हमारे आयन्स थे ये लीच आउट होना स्टार्ट हो रहे थे इस जोन से। ठीक है, दीज मिनरल डिजोल्व एट अ जंक्शनल एरियाज। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट में ये सब था। अब हम डिस्कस करते हैं डार्क जोन। अब है हमारे पास डार्क जोन इट लाइज सुपरफिशियल टू द ट्रांसल्यूसेंट जोन। अब ट्रांसल्यूसेंट जोन के सुपरफिशियली हमारे पास कौन सी जोन होगी, डार्क जोन, सेकंड जोन। ठीक है, अब जैसे ही हमें पता है कि केरीज प्रोग्रेस हो रही है तो पोरोसिटीज़ भी इंक्रीज ही होंगी, लाजमी बात है। तो पोर वॉल्यूम जो है वो बढ़ के हमारा 2 to 4% हो गया, जबकि ट्रांसल्यूसेंट जोन में हमारे पास सिर्फ 1% था। ठीक है, अब ये पोरोसिटी बढ़ने की वजह क्या है, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, इट इंक्रीज इन पोरोसिटी ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन। आयंस जो हमारे हैं वो लीच आउट ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पोरोसिटीज और बढ़ती जा रही है। ठीक है, डार्क जोन इज नैरो इन रैपिडली एडवांसिंग लीजन बट वाइडर इन स्लोली एडवांसिंग लीजन। ठीक है, उसके बाद है कि सम पोर आर लार्ज एंड सम आर स्मॉलर देन वंस इन द ट्रांसल्यूसेंट जोन। इट सजेस्ट दैट रीमिनरलाइजेशन हैज अकर ड्यू टू रीप्रेसिपिटेशन। हमें पता है कि अब इस जोन में, डार्क जोन में जो ज़्यादा पोर हैं उनमें से तो हमारे आयंस लीच आउट हो रहे हैं, जबकि जो स्मॉलर आयन से वहाँ से क्या हो रही है, रीमिनरलाइजेशन हो रही है, रीप्रेसिपिटेशन हो रही है। क्योंकि फ्लोराइड हमारे पास अगर मौजूद है ओरल कैविटी में तो क्या होगी, जो हमारे आयंस लीच आउट हो रहे हैं वो रीप्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी केरीज प्रोग्रेस इतनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी डार्क जोन। अब हम थर्ड जोन डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारे पास बॉडी ऑफ लीजन। ठीक है, 2 जोन हमने डिस्कस कर दिए, ये अब हमारी है थर्ड। ठीक है, अब बॉडी ऑफ लीजन। बॉडी ऑफ लीजन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा लीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पोरोसिटी भी ज़्यादा बन जाती है। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। इट फॉर्म्स अ बल्क ऑफ लीजन लाई बिटवीन रिलेटिवली अनअफेक्टेड सरफेस जोन एंड डार्क जोन। डार्क जोन जो हमने पहले डिस्कस की और अनअफेक्टेड सरफेस जोन जो इसके बाद है, उसके दरमियान ये क्या करती है, बल्क ऑफ लीजन बना देती है। ठीक है, अब हमें पता है अगर लीजन बड़ा हो रहा है तो पोर वॉल्यूम भी बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अब जिसका जो पोर वॉल्यूम है पेरीफ्री पे वो है 5%, जबकि सेंटर पे 25%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इट contains larger apatite crystal than a normal one, suggesting reprecipitation of a minerals from deeper zone। अब यहाँ पे हमें ना लार्ज क्रिस्टल एपेटाइट क्रिस्टल मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो डीपर जोन थी ट्रांसल्यूसेंट और हमारी डार्क जोन थी तो वहाँ से क्या है, मिनरल्स की रिप्रेसिपिटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से हमें लार्ज एपेटाइट क्रिस्टल्स मिले हैं। लेकिन but with continuous attack further dissolution of the minerals। अब हमें पता है कि लीजन, बॉडी ऑफ लीजन में क्या होता है कि एपेटाइट क्रिस्टल्स लाजमी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन भी ज़्यादा होती जा रही है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा लीजन है वो भी बड़ा ही होता जा रहा है। ठीक है, इट इज़ द एरिया ऑफ अ ग्रेटर डीमिनरलाइजेशन। तो हमारी जो ट्रांसल्यूसेंट जोन थी, डार्क जोन थी, उसमें इतनी ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन नहीं हो रही थी, जबकि इस लेयर में, इस बॉडी ऑफ लीजन में हमारी डीमिनरलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थी बॉडी ऑफ लीजन। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं सरफेस जोन।
अब लास्ट में हमारे पास है सरफेस जोन। इट इज़ द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द एनिमल, जो कि 3 हमने जोन पढ़े। उसके लास्ट में जो हमारी लेयर आती है एनिमल की वो है सरफेस जोन, जो कि रिलेटिवली वेल इंटैक्ट है। इसी वजह से हम इंटैक्ट लेयर भी इसे हम कहते हैं। इट इज़ वेल मिनरलाइज कंपेयर्ड विद द सब सरफेस लेयर। जो हमने पहले जोन पढ़े, ट्रांसल्यूसेंट जोन हो गई, डार्क जोन हो गए, बॉडी ऑफ लीजन हो गई, तो उनमें से ज़्यादा जो वेल मिनरलाइज, हाईली मिनरलाइज, वेल थिक जो है वो है हमारी सरफेस जोन। ठीक है, जिसकी थिकनेस की भी अगर हम बात करें वो है 40 माइक्रोमीटर थिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। वेरी लिटिल चेंजेस इन अर्ली लीजन। तो अर्ली लीजन होते हैं उनमें बिल्कुल ही कम ही इनमें चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो फिगर बनी हुई है, जैसे कि सबसे पहले जो डीपर लेयर है वो हमारी है ट्रांसल्यूसेंट जोन, उसके बाद हमारी आ गई डार्क जोन, देन उसके बाद आती है हमारी बॉडी ऑफ लीजन, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है सरफेस जोन। ठीक है, तो ये थी सरफेस जोन लास्ट। अगर हम निमोनिक बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ट्रेंड डॉक्टर्स इक्वल्स टू बेटर सैलरीज। सो हम ये निमोनिक भी याद कर सकते हैं, ट्रेंड डॉक्टर, बेटर सैलरीज, ट्रांसल्यूसेंट जोन, डार्क जोन, बॉडी ऑफ लीजन एंड सरफेस जोन। सो ये हमारे चारों जो लेयर्स थी, जोन्स थी, वो कंप्लीट हुए। लास्ट में हमारे पास है पैथोजेनेसिस ऑफ अर्ली लीजन, जो कि हम कह सकते हैं समरी है जो हमने अभी पूरी एनिमल कैरीज की जो हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी है। आइए डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सब सरफेस ट्रांसल्यूसेंट जोन। जैसे ही पहले डीपर जो लेयर है हमारी ट्रांसल्यूसेंट जोन की डेवलप हुई, तो हमें पता है ये क्लिनिकली और एज वेल एज रेडियोग्राफिकली अनरिकॉग्नाइजेबल है। उसके बाद क्या होगी, इट ग्रोज एंड इनलार्ज इनटू डार्क जोन। हमें पता है उसके बाद डार्क जोन थी। एज लीजन लार्जेस मोर मिनरल लॉस्ट। हमें पता है कि लीजन जैसे ही बड़ा होगा पोरोसिटीज़ बढ़ेंगी तो हमारे मिनरल्स भी ज़्यादा लॉस्ट होंगे। एंड सेंटर ऑफ डार्क जोन बिकम्स बॉडी ऑफ लीजन। तो हमें पता है कि बॉडी ऑफ लीजन होगी थर्ड जो लेयर है हमारी। दिस रिलेटिवली ट्रांसलूसेंट देन साउंड एनिमल। ये रिलेटिवली ट्रांसलूसेंट ही होती है। एंड शोज एनहेंसमेंट ऑफ स्ट्राई ऑफ रेजियस। इसमें इन्हेंसमेंट होगी स्ट्राई ऑफ रेजियस की, जिसकी वजह से आगे चल के नाउ दिस लीजन इज क्लिनिकली वाइट स्पॉट लीजन, जो कि जिसे हम अर्ली लीजन भी कहते हैं, अर्ली वाइट स्पॉट लीजन। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑफ लीजन बिकम्स स्टेंट बाय एक्सोजीनियस पिगमेंट्स फ्रॉम फूड, बैक्टीरिया, टोबाको। जैसे हम खाना वगैरह कुछ खाते हैं तो हमारी जो वाइट बॉडी स्पॉट लीजन जो बना था उसमें क्या होगी, ये जो भी हमारे फूड, बैक्टीरिया, टोबाको, जो भी हमारे पिगमेंट्स हैं वो स्टेनिंग करेंगी, जिसकी वजह से इट बिकम्स क्लिनिकली ब्राउन स्पॉट लीजन। ठीक है, और क्लिनिकली हमें ये ब्राउन और ऑरेंज, डार्क ब्राउन जैसी एक केविटी फॉर्मेशन लाइक हमें नज़र आएगी। ठीक है, क्लिनिकली विजिबल होगी। व्हेन केरीज रीचेज एनेमलोडेंटिन जंक्शन, जब हमारे पास हमें पता है कि ये पूरा प्रोसेस बढ़ता जाएगा, जब ये एनेमलोडेंटिन जंक्शन तक पहुंचेगा तो इट स्प्रेड्स एंड बिकम वाइट ब्लूइश अपीयरेंस दे ऑन एनेमल। ठीक है, तो एनेमल में हमें एक अपीयरेंस नज़र आएगी, वाइट ब्लूइश अपीयरेंस। ठीक है, विद द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मिनरल इट रीचेज एट अ क्रिटिकल पॉइंट। जब ज़्यादा मिनरल्स लॉस होते जाएंगे, कंटिन्यूस लॉस होते ही जाएंगे, तो एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेंगे। हमें पता है कि वो है एनेमल की, वो है 5.5। ठीक है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वेयर इट कांट स्टैंड विद द लोड एंड ब्रेक्स फार्मा कैविटेशन, जहाँ पे हमारी कैविटेशन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम फाइंड अप करते हैं। सब सरफेस ट्रांसल्यूसेंट जोन जैसे ही डेवलप हुई उसके बाद क्या होगी, इनलार्ज और ग्रो करेगी डार्क जोन। डार्क जोन में जैसे ही हमारे मिनरल्स ज़्यादा लॉस होंगे तो बॉडी ऑफ लीजन होगी। बॉडी ऑफ लीजन हमें पता है कि उसमें रिलेटिवली ट्रांसल्यूसेंट होती है और स्ट्राई ऑफ रेजियस की एनहेंसमेंट होती है, जिसे हम क्लिनिकली वाइट स्पॉट लीजन कहते हैं। और जैसे ही ज़्यादा मिनरल्स लॉस होंगे और एक्सोजीनियस पिगमेंट्स जो होती हैं फूड, बैक्टीरिया या टोबाको की वजह से स्टेनिंग होगी, जिसकी वजह से ब्राउन स्पॉट लीजन एक बनेगा। उसके बाद आगे ये जैसे केरीज बढ़ता जाएगा तो एनेमलोडेंटिन जंक्शन पे जहाँ पे ये पहुँचेगा तो हमें एक वाइट ब्लूइश अपीयरेंस मिलेगी एनेमल में। ठीक है, विद द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मिनरल्स, ज़्यादा जैसे लॉस होते जाएंगे तो इट रीचेज अ क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमें ये कैविटेशन बनना शुरू हो जाएगी। सो ये पूरी थी हिस्टोपैथोलॉजीज ऑफ अर्ली लीजन और सारे जोन्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है।